गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सिज़ोफ्रेनिया, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे उसकी डेफिनेशन, टाइप क्या है सिज़ोफ्रेनिया के, कॉजेज़ क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, सिम्टम्स क्या है सिज़ोफ्रेनिया के, उसकी डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है और प्रिवेंशन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डेफिनेशन। तो सिज़ोफ्रेनिया इज़ अ क्रोनिक and severe mental disorder in which a person's thinking, emotions, perceptions, and behavior are significantly disturbed. The patient loses touch with reality, making it difficult to distinguish between what is real and what is imaginary. यानी कहा गया है कि सिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी सीरियस क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर है जो इंसान के सोचने का तरीका यानी उसके थॉट्स, फीलिंग्स यानी इमोशंस और बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। इसमें पर्सन रियलिटी से दूर हो जाता है, मतलब उसका रियलिटी का परसेप्शन गलत हो जाता है। जैसे कि इसमें उसकी कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं, जैसे कि पेशेंट की मेमोरी पुअर हो जाती है, पेशेंट बिना रीज़न के रोने लगता है, उसको स्पीच डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ऑडिटरी हैलुसिनेशन होता है, और लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी हो जाती है, विजुअल हैलुसिनेशन होते हैं, एग्रेसिव मूड रहता है पेशेंट का, लाफ विदाउट बिना मतलब के हंसना, ये सारे कुछ सिम्टम्स शो होते हैं पेशेंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। तो हमारा सिज़ोफ्रेनिया 5 टाइप्स में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला पॉइंट है हमारा पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया, सेकंड टाइप है डिसऑर्गेनाइज्ड सिज़ोफ्रेनिया, थर्ड है हमारा कैटोनिक सिज़ोफ्रेनिया और फोर्थ पॉइंट है हमारा अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया और फिफ्थ पॉइंट है हमारा रेसिडुअल सिज़ोफ्रेनिया। आइए पढ़ते हैं हम पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया। तो पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया जो होता है वो बहुत ही कॉमन सिज़ोफ्रेनिया होता है। इसमें पेशेंट को प्रोमिनेंट हैलुसिनोजन और डिल्यूज़न होते हैं। यानी डिल्यूज़न का मतलब मान लिया जाए वहम, जैसे किसी ने पीछा किया है पेशेंट का, उसको ऐसा लगेगा किसी ने उसका पीछा किया है, उसको मारने की प्लानिंग की है, या उसका कोई सर्विलेंस हुआ है या उसका कोई सर्विलेंस कर रहा है, उसको हैलुसिनोजन होंगे। मोस्टली उसको आवाज़ सुनाई दे, ऑडिटरी हैलुसिनोजन कॉमन होता है। इमोशंस और स्पीच यूजुअली नॉर्मल रहते हैं इसमें। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, किसी को लगता है कि मतलब पेशेंट को ले लेते हैं, पेशेंट को लगता है कि टीवी या रेडियो उसके बारे में बातें कर रहे हैं या उसकी जान को खतरा है। सेकंड टाइप है हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड सिज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, थॉट्स एंड इनएप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और बिहेवियर, मतलब कि इमोशनली फ्लैट या एप्रोप्रिएट इमोशन, जैसे सीरियस बात पे हंसना या पर्सनल हाइजीन की कमी होना। इसमें क्या होता है कि पेशेंट बिना मतलब के सेंटेंस बोलेगा या पब्लिक प्लेस में अजीब बिहेवियर करेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा कैटोनिक सिज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि डिस्टर्बेंस इन मूवमेंट, आइदर एक्सेसिव और रिड्यूस मोटर एक्टिविटी। यानी इसमें मोटर सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे कि मूवमेंट का फ्रीज हो जाना या अजीब पोस्चर बनाना या एक्सेसिव मूवमेंट बिना किसी रीजन के, जैसे कि एक्साइटमेंट में होता है, या म्यूटिज़म कॉज करता है। म्यूटिज़म यानी बोलना बंद कर देना। यानी एग्जांपल लिया जाए, पेशेंट एक ही जगह पर घंटों तक बिना हिले या बिना बोले बैठा रहता है, मतलब या तो फिर वो बिना किसी वजह के हाइपर एक्टिव हो जाता है। दोनों ही सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया के अंदर हम पढ़ेंगे मिक्स्ड सिम्टम्स विदाउट डोमिनेंस ऑफ वन टाइप।
इसका मतलब है इसमें पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटोनिक सिम्टम्स मिक्स हो सकते हैं, लेकिन कोई एक टाइप क्लियरली डोमिनेट नहीं करता। एग्जाम्पल लिया जाए जैसे थोड़ा हेलिसिनोजन, थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और थोड़ा अनयूजुअल मूवमेंट, सबका मिक्स्ड फॉर्म में होना, ये हमारा अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया होता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा रिजिडुअल टाइप क्या होता है। तो रिजिडुअल टाइप के अंदर पास्ट हिस्ट्री ऑफ सिजोफ्रेनिया विद माइल्ड और रिजिडुअल सिम्टम्स। रिजिडुअल सिजोफ्रेनिया में हम जैसे कि है कि पास्ट में मोजर साइकोटिक एपिसोड आया हो पेशेंट को, या अब सेल्फ माइल्ड निगेटिव सिम्टम बचे हों, जैसे मोटिवेशन का लॉस होना, या लो एनर्जी होना, या इमोशनलेस फेस का होना, या फिर हेलिसिनोजन या डिल्यूजन का एक्टिव नहीं होना। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पेशेंट अब ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी इमोशनल डलनेस और सोशल विड्रॉल बाकी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेस क्या हैं सिजोफ्रेनिया के। इसमें पहला कॉज है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी हायर रिस्क इफ़ देयर इज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिजोफ्रेनिया, यानी फैमिली हिस्ट्री होने पर, मतलब कि आप फैमिली हिस्ट्री होने पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे अगर एक पेरेंट्स को सिजोफ्रेनिया है तो बच्चों में अप्रॉक्स 10% रिस्क होता है सिजोफ्रेनिया होने का। अगर दोनों पेरेंट्स को है तो रिस्क आपका 40% तक बढ़ जाएगा, और आइडेंटिकल ट्विंस में रिस्क आपका 40 से 50% होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक जीन्स ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। सेकंड कॉज है आपका बायोकेमिकल फैक्टर्स, यानी इम्बैलेंस ऑफ ब्रेन केमिकल्स, जैसे कि स्पेशली डोपामीन और सेरोटोनिन। डोपामीन क्या करता है कि सिजोफ्रेनिया में कुछ ब्रेन एरिया में डोपामीन एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण आपको हेलिसिनोजन और डिल्यूजन बढ़ते हैं। सेरोटोनिन इम्बैलेंस का भी रोल हो सकता है। थर्ड पॉइंट है आपका ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़, यानी ये आपका एमआरआई सीटी स्कैन में देखा गया है, जैसे कि वेंट्रिकल्स में, मतलब कि वेंट्रिकल्स में, ब्रेन की वेंट्रिकल्स को अगर देखा जाए तो उसमें फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस का होना, या फिर ग्रे मैटर का वॉल्यूम कम होना, या फिर ब्रेन कनेक्टिविटी और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना। इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि पेरीनेटल माल न्यूट्रिशन, या फिर बर्थ कॉम्प्लिकेशन और वायरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर भी हो सकते हैं, जैसे ट्रॉमा, एब्यूज़ और एक्सट्रीम स्ट्रेस जैसी कंडीशंस रही हों, या फिर सब्सटेंस एब्यूज़ करता रहा हो, जैसे कि अल्कोहल या फिर कैनबिस और अदर ड्रग्स, और कैन ट्रिगर और वर्सन सिम्टम्स। इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं सिजोफ्रेनिया के, जैसे कि आपका पेरेंटल न्यूट्रिशन इशू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी दूसरा है आपका एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो, या फिर लो बर्थ वेट बेबी रहा हो पेशेंट, या फिर पेरेंटल प्रेगनेंसी और बर्थ कॉम्प्लिकेशन रहे हों, या फिर साइकोएक्टिव ड्रग और साइकोट्रॉपिक ड्रग का यूज़ एक्सेसिव मात्रा में करता रहा हो, या फिर जैसे कि हमने बताया कि फैमिली हिस्ट्री पे या फिर आपका सिजोफ्रेनिया रहा हो। इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो सिम्टम्स हमारे सिजोफ्रेनिया के 3 टाइप्स में बटे हुए हैं, जिसमें आपके पॉजिटिव सिम्टम्स, निगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में हम जैसे पहला वाला देखते हैं, हेलिसिनोजन, परसीविंग थिंग दैट आर नॉट रियल, कॉमनली ऑडिटरी हेलिसिनोजन। इसमें ऐसी चीज़ें सुनना या देखना या महसूस करना जो रियल में नहीं है। दूसरा है हमारा डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स क्या होते हैं? जैसे गलत विश्वास जो सच में नहीं होता है। जैसे कि आपके एग्जांपल ले लें, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है तो उनकी
मतलब हस्बैंड को शक रहता है अपनी वाइफ में कि मेरी वाइफ का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा, इसको लेकर के वो अपनी बीवी पे शक कर रहा है। तो ये सारी फॉल्स बिलीव्स डिल्यूजन में बने रहते हैं। और थर्ड है आपका डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में इनकोहेरेंट और इन इलॉजिकल स्पीच जैसी कंडीशंस अराइज होती हैं। नॉर्मल मोटर बिहेवियर में जैसे एजिटेशन, रेस्टलेसनेस और अनयूजुअल पोस्चर। एजिटेशन का मतलब होता है एक ऐसी हालत जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है या बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी बॉडी मूवमेंट्स, बोलचाल या बिहेवियर हाइपर या रेस्टलेस हो जाते हैं। सेकंड है हमारे निगेटिव सिम्टम्स। जैसे कि इसमें क्या होता है कि रिडक्शन और लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन। इसमें नॉर्मल फंक्शन इफेक्ट हो जाता है, जैसे कि फ्लैट इफेक्ट, रिड्यूस इमोशनल एक्सप्रेशन है, चेहरे पर इमोशंस का ना दिखना। दूसरा है हमारा एवोल्यूशन, जैसे लैक ऑफ मोटिवेशन। इसमें क्या होता है, मोटिवेशन कम हो जाता है और काम करने में पेशेंट का मन नहीं लगता, यानी एकाग्रता भंग हो जाती है। रिड्यूस्ड स्पीच, जिसे हम लोगिया बोलते हैं, लोगिया बोल देते हैं, जैसे कि बोलने की क्वांटिटी कम हो जाती है, यानी शॉर्ट आंसर्ड टाइप। सोशल विड्रॉल हो जाता है, यानी कि लोगों से मिलना जुलना कम कर देना या अकेले रहना ज़्यादा पसंद करना। सी नंबर है हमारा, यानी थर्ड है हमारा कॉग्निटिव फंक्शन। इसमें प्रॉब्लम विद थिंकिंग प्रोसेसेस। इसमें पुअर अटेंशन और कंसंट्रेशन, यानी हमारा अटेंशन कम हो जाता है और कंसंट्रेशन में कमी आती है। इम्पेयर्ड मेमोरी या फिर डिफ़िकल्टी इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिखाए गए हैं इसमें। हाँ देखिए, जैसे कि इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स डिवाइड किए गए हैं, नेगेटिव सिम्टम्स डिवाइड किए, कॉग्निटिव सिम्टम्स डिवाइड किए गए हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या क्या है? सबसे पहले हम साइकेट्रिक असेसमेंट करेंगे पेशेंट का। इसमें हम पेशेंट का डिटेल्ड इंटरव्यू लेंगे और उसके सिम्टम्स को इवेलुएट करेंगे। सेकंड है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम पेशेंट का चेक करेंगे उसके कॉजेज़ के अकॉर्डिंग कि उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है। लेबोरेटरी टेस्ट एंड ब्रेन स्कैन्स कराएंगे, जिसमें हम एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी स्कैन्स का यूज़ करके हम उसके ब्रेन में ये डिटेक्ट करेंगे कि उसको किसी प्रकार की ब्रेन इंजरी तो नहीं है, उसके ब्रेन में किसी प्रकार का ट्यूमर तो क्रिएट नहीं हो रहा है। थर्ड है हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जो कि हमारा DSM-5 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। इसमें हम सिम्टम मस्ट परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ विद एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ एक्टिव सिम्टम्स। इसका मतलब होता है डायग्नोस्टिक तब कंसीडर होता है जब पेशेंट में यह 5 मेन सिम्टम में से कम 2 प्रेजेंट हों और कम से कम एक सिम्टम हैलुसिनोजन, डिल्यूजन या डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच का होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट क्या है सिजोफ्रेनिया का। तो देयर इज़ नो परमानेंट क्योर बट ट्रीटमेंट हेल्प मैनेज सिम्टम एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है सिजोफ्रेनिया का, बट हम मेडिसिन्स को प्रोवाइड करा के हम उसके सिम्टम्स को, कुछ सिम्टम्स को ख़त्म कर सकते हैं, जिससे उसकी लाइफ की क्वालिटी सही हो सकती है। इसमें हम पेशेंट को एंटीसाइकोटिक ड्रग प्रोवाइड कराते हैं, जो कि डिल्यूजन और हैलुसिनोजन को कम करते हैं, जिसमें से हमारे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हेलोपेरिडोल, रिस्पेरिडोन जैसे ड्रग हमारे शामिल हैं। इसमें हम अगर पेशेंट को लॉन्ग लास्टिंग इंजेक्शन फॉर पेशेंट
विद पुअर कॉम्प्लिकेंस, यानी कि अगर हमारे इंजेक्शंस, लॉन्ग लास्टिंग इंजेक्शंस भी हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस अगर अच्छे नहीं है, मतलब अगर उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। नेक्स्ट हम पेशेंट को साइकोथेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हमारी CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को चेंज होने में हेल्प करती है। सेकंड है हमारी फैमिली थेरेपी, जो एजुकेट और सपोर्ट करती है आपके मतलब पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को। और सोशल स्किल्स ट्रेनिंग करते हैं, जिससे कि इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड डेली लिविंग स्किल्स मतलब बेहतर होती है। थर्ड है हम रिहैबिलिटेशन में हम वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं या कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। और सेवन्थ है हमारे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या अराइज होंगे, इसमें हमारा सुसाइड रिस्क जैसा कॉम्प्लिकेशन अराइज होगा, डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज़, या फिर सोशल आइसोलेशन, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड होमलेस जैसे कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। इसका प्रिवेंशन और मैनेजमेंट क्या है, जैसे अर्ली डिटेक्शन और प्रोमिनेंट ट्रीट, मतलब कि टाइम से डिटेक्ट करो और उसको टाइम मतलब अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो। स्ट्रॉन्ग फैमिली और सोशल सपोर्ट, यानी फैमिली को एजुकेट करो और फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उनको एजुकेट करेंगे और उनको मतलब कि बीमारी से लड़ने के लिए उनको मतलब ये बताएंगे कि ये बीमारी ठीक तो हो नहीं सकती, लेकिन हम उसके कुछ सिम्टम्स को दबा करके आपके पेशेंट की लाइफ को अच्छा या बेहतर बना सकते हैं। उनको उसको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे और अवॉइडिंग अल्कोहल और ड्रग एब्यूज़, यानी जो वो ड्रग ले रहा था उन ड्रग्स को अवॉइड करने के, जैसे कि आपका साइकोट्रॉपिक ड्रग ले रहा था तो ले रहा हो, या फिर ऐसी कुछ ड्रग्स ले रहा हो, या फिर अल्कोहल इनटेक कर रहा हो, तो उसको हम अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, अगर पेशेंट को किसी प्रकार का स्ट्रेस हो रहा है तो हम उसके फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे कि इसे हर तरीके के स्ट्रेस से दूर रखें, ज़्यादातर इसको खुश रखें, ताकि इसके मतलब इसकी इसकी जो फंक्शंस बिगड़े हुए हैं ब्रेन के, या फिर जो भी सिम्टम्स हैं वो उसके कम हो सकें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।